आज के वीडियो में हम देखेंगे सी में स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। वैसे तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रोग्राम में अच्छी तरह से एक वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसका पूरा प्रोग्राम, उसका पूरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि उससे रिलेटेड, स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या है, कुछ रूल्स को हम अच्छी तरह से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस, लेटर सी बुक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उसका इंट्रोडक्शन, स्विच स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन आप उस वीडियो में से देख सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से डे नंबर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? डे नंबर पूछेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम डे का नेम प्रिंट करेंगे। सपोज यूजर ने दिया है डे नंबर 1 तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, 2 दिया है तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह से टोटल क्या होंगे, 7 स्टेटमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से एक एल्स इफ लैडर बन जाएगा। ये पूरा जो प्रोग्राम है आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो उसके बजाय वो एल्स इफ लैडर जो है वो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसके बजाय अगर आप प्रोग्राम को थोड़ा सिंपल और सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते हैं तो क्या है, बेटर आप स्विच स्टेटमेंट का क्या करें, यूज करें। तो वही प्रोग्राम, हमारा एम क्या है कि हम यूजर से डे नंबर पूछें और उसके अकॉर्डिंग डे का नेम प्रिंट करें। वही प्रोग्राम अगर हम स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से बनाना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप स्विच का सिंटैक्स देखिए। तो यहां पे क्या लिखा जाता है, स्विच कीवर्ड लिखा जाता है। यहां पर पैरेंथेसिस में क्या आती है, हमारी चॉइस आती है। क्या आती है? चॉइस। अब यहां पे कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकता है, कैसे वर्क करता है, वो हम अभी के जो क्वेश्चन है उनमें अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी स्विच की बॉडी। क्या होती है? हमारी स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है। यहां पर हम लिखते हैं केस कीवर्ड और फिर यहां पर आता है कोई भी कांस्टेंट। यहां पे हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट ही लिखना है। यहां पर हम वेरिएबल नहीं लिख सकते, ये है हमारा फर्स्ट रूल। ओके, तो केस कीवर्ड, यहां पर हमें क्या लिखना है, कोई कांस्टेंट ही देना है, वेरिएबल नहीं देना है। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद होती है इस केस की बॉडी स्टार्ट। क्या होती है? इस केस की बॉडी स्टार्ट होती है जहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। भले आपको 5, 6, 7 कितने भी स्टेटमेंट्स लिखने हो, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। लगाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगाना जरूरी नहीं है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस की बॉडी स्टार्ट होती है। इसके बाद में केस, मतलब इसी तरह से आप कितने भी केसेस प्रोवाइड कर सकते हो। आपको 10, 20 जितने भी केसेस प्रोवाइड करने हैं, ऐसे ही केस लिखना है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, कोई कांस्टेंट लिखना है। अभी हम एग्जांपल के हेल्प से इसको समझेंगे। फिर कॉलन और फिर इस केस की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। डिफॉल्ट जो है ये क्या है, ऑप्शनल है। मतलब आप दो तो भी चलेगा, नहीं दो तो भी चलेगा। ये एक तरह से एल्स को डिनोट करता है। मतलब इनमें से कोई सा भी केस अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, मान लिया इनमें से कोई सा भी केस नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो फिर ये डिफॉल्ट वाला, जो डिफॉल्ट वाले स्टेटमेंट की क्या होगी, बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सब हम अभी इस प्रोग्राम में देखेंगे। ओके, तो एक रूल तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट ही आएगा। और दूसरा जो रूल है, ये जो चॉइस होती है उसका जो रिजल्ट, यहाँ पे हम जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं या चॉइस दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर ही। यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो हम इसी का यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने यूजर से डे नंबर पूछा है। क्या पूछा है? डे नंबर पूछा है। उसके अकॉर्डिंग डे का नेम प्रिंट करना है। तो यहाँ पर स्कैनएफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर %d और यहाँ पे m%d, मतलब d के अंदर डे नंबर आ जाएगा। आप सपोज आपने डे नंबर एंटर किया है 1, तो d के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। d के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर d की वैल्यू क्या है, 1। अब हम क्या बोल रहे हैं, स्विच 1। इसका मतलब हमें स्विच करना है। कहां पर? केस 1 पर हमें क्या करना है, स्विच करना है। क्या करना है? केस 1 पर स्विच करना है। जैसे आपके पास मल्टीपल स्विचेस हैं, उनमें से आपको किसी ने बोला कि 3rd नंबर वाले स्विच को प्रेस करना है, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हमने अगर d = 1 है, इसका मतलब हमें स्विच करना है। कौन से वाले पर? केस पर 1 वाले केस पर क्या करना है, स्विच। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, केस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो अब कंट्रोल हमारा कहाँ पे आ जाएगा, केस 1 पर आ जाएगा और आउटपुट में मंडे आ जाएगा। ओके, यही अगर हमने यहाँ पे दी होती डे की वैल्यू 3, तो उस केस में क्या होता, यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाती 3। मतलब अब स्विच कहाँ पे करना है, केस 3 पर क्या करना है, स्विच करना है। तो आउटपुट में आ जाएगा वेडनेसडे। ओके, लेकिन ये इतनी चीज सिंपल नहीं है। देखो,
सपोज हमने d की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, क्या दी है, d की वैल्यू 2 दी है। तो d की वैल्यू 2 दी है, इसका मतलब क्या है कि अब स्विच किया जाएगा केस 2 पर। केस 2 पर हम स्विच करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ओके, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओनली ट्यूसडे आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, केस यहाँ पे प्रिंटफ हुआ ट्यूसडे, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, कंट्रोल केस 3 पर आ जाएगा, वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हमने केस 4 दिया होगा, केस 4 पे थर्सडे दिया होगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर हमने केस 5 दिया होगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, सारे केसेस नहीं लिखे हैं, आपको क्या करना है, केस 4 थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, ये सब लिख लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारे ही केसेस की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज को प्रिवेंट करना चाह रहे हो तो आपको क्या लिखना है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे ही किसी केस की बॉडी, मतलब हम जो कुछ भी काम करवाना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ये ब्रेक क्या इंडिकेट करता है, तो मान लिया कि हमारा जो है हम केस क्या था, 1 था, डी की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो उस केस में हम कहाँ स्विच करेंगे, केस 1 पे मंडे प्रिंट होगा। और ब्रेक का मतलब क्या होता है कि करंट जो बॉडी है, करंट जो ब्लॉक है, उससे हमें क्या आना है, बाहर आना है। तो ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच की जो बॉडी है इससे क्या ले आएगा, कंट्रोल को बाहर ले आएगा। क्या करेगा, कंट्रोल को इस करंट ब्लॉक से क्या ले आएगा, बाहर ले आएगा। अगर हम ये ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, मंडे प्रिंट होने के बाद ये ट्यूसडे भी प्रिंट हो जाएगा, यहां पे भी ब्रेक नहीं है तो ये वेडनेसडे भी प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होता है, कुल मिला के ब्रेक क्या करेगा, एक बार जो केस है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई तो उसके अब हमें क्या करना है, स्विच के बाहर आना है। तो ब्रेक यही काम करता है, स्विच की बॉडी के क्या करेगा, बाहर ले आएगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू पे मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगी, तो अभी आपको क्या समझना है, करंट ब्लॉक से बाहर ले आने का काम कौन करता है, ब्रेक करता है। तो यहाँ पे ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है। अगर हमने यही डे की वैल्यू क्या दी है, डी की वैल्यू 11 दी है, क्या दी है, डी की वैल्यू 11 दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अब हमें कहाँ पे स्विच करना है, केस 11 पे स्विच करना है। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं पे भी केस 11 नहीं दिया है, 1 से लेकर 7 तक दिए हैं, लेकिन केस 11 नहीं दिया है। तो उस केस में जब कोई सा भी केस मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट में क्या आ जाएगा, इनवैलिड। आउटपुट में क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। इनकेस हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें डिफॉल्ट लिखना ही है, इनकेस हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा है तो सीधे स्विच के बाहर कंट्रोल आएगा और बाहर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, अगर मान लिया कोई सा केस मैच होता भी है तो भी उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, बाहर ले आएगा और फिर उसके बाहर जो भी स्विच के स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो ये क्या था, स्विच का बिल्कुल 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 बेसिक था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं स्विच से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको अगर आपको समझ में आ गए तो आपके काफी कंसेप्ट जो है स्विच स्टेटमेंट के क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हमने स्विच ए लिखा है और ए की वैल्यू हम या तो अज्यूम कर लेते हैं, सपोज हमें यूजर से पूछनी है, ठीक है, तो ए की सपोज कुछ भी वैल्यू है। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है तो आपको क्या लगेगा, a इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे स्विच 1 मतलब हम इस केस पे जंप कर जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा अगर हम कोई ब्लॉक लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। एरर का रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा है केस 1, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, केस 0+1 लिखा है, जिसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पर केसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। केसेस क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है स्विच केस में। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जब फर्स्ट जहाँ पे चॉइस की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में किस चीज को एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसको या इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये जो चीज है ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मान लिया हमने CH की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। ओके, इसके बाद हमने लिखा है स्विच CH और यहां पर अब ध्यान देना, आप जल्दी जल्दी में अगर देखोगे तो आप यहाँ पे आउटपुट में क्या दे दोगे, printf, और यहाँ पे जहाँ पे मैं PF लिख रही हूँ मतलब printf है। ओके, तो अब आप जल्दी जल्दी में आउटपुट क्या लिख दोगे कि इसका आउटपुट आएगा A, और उसके बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, आउट। इसका रीजन क्या है कि ये आउट जो है ये स्विच के बाहर है, तो ये तो इन एनी केस एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो जल्दी जल्दी में हम इसका आउटपुट लिख देंगे A आउट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच के बाद में क्या है, सेमीकोलन है। क्या है, स्विच के बाद में सेमीकोलन, मतलब हमने स्विच को यहीं पे क्या कर दिया है, टर्मिनेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एरर आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, स्विच को यहाँ पे माना जाएगा कि यहीं पे क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, मतलब ये स्विच की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी नहीं,
भले ही ये केस जो है सेटिस्फाई हो रहा हो इसमें से तो भी नहीं एग्जीक्यूट होगी, और आउटपुट में ओनली क्या आने वाला है, आउट ही आने वाला है। क्या आने वाला है, आउट ही आने वाला है। इनकेस यहाँ सेमीकोलन नहीं होता तो आउटपुट क्या आता, CH इज इक्वल्स टू 1, तो केस 1 सेटिस्फाई हुआ, आउटपुट में आएगा A। लेकिन यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो उसके बाद में आउटपुट में B भी आ जाएगा, फिर आउट भी आएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमने अज्यूम की है CH की वैल्यू क्या है, 3 है। CH की वैल्यू हमने अज्यूम की है 3 है। यहाँ पे हमने लिखा है स्विच, और यहाँ पे क्या लिखा है, हमने सपोज 3 लिखा है। क्या लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं नोट करने लायक। पहली चीज यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ हाई, तो आपको क्या लगेगा कि आउटपुट में हाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी भी केस को प्रिंट एफ बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, एरर भी नहीं देगा, लेकिन ये वाला केस जो है, ये वाली चीज है वो कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। ओके, इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे ये है, देखो ये क्या है, केस 1, ये है केस 2, यहाँ पे फिर आ गया डिफॉल्ट, फिर हमने लिखा है केस 3। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे डिफॉल्ट पहले ही आ गया है मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप केसेस के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो पहले केस 3, केस 2, केस 1 दो, केस 97, केस 87, कुछ भी दो। ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, 1 से ही स्टार्ट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पे ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहां पर आप डिफॉल्ट को ऊपर ही ऊपर रखो या कहीं पे भी रखो, इसका मतलब ये नहीं कि पहले डिफॉल्ट आ गया मतलब बस वहीं हम बाहर आ जाएंगे। ऐसा इफ एल्स में होता है कि उसका आपको ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भले ही आपने केस 3 या लास्ट में लिखा है, लेकिन अगर CH की वैल्यू 3 है तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी ही होगी, आउटपुट में C आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है स्विच 10-17, 10-17 का रिजल्ट क्या आएगा, -7। तो ये तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एरर आ जाएगी, नहीं, नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड है। कोई भी इंटीजर कांस्टेंट यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है आउटपुट, तो वो अलाउड होगा ही होगा। ओके, बस इसका रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। इन केस आपने क्या लिख दिया है, अभी वो भी हम चीज देखेंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, फ्लोट f इज इक्वल्स टू आपने लिखा है 7 या कुछ भी आपने लिखा है 2 लिखा है। अब भले आपने इसके अंदर 2 असाइन किया है, तो आप ये मत सोचना कि नहीं ये आपने असाइन तो 2 किया है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं। और यहाँ पे आप क्या लिख दो, f लिख दो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच के एक्सप्रेशन में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड एक दो चीजें हैं, आगे हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर आपका जैसे मान लिया यहाँ पे ऐसा ही होता 10-17 रिजल्ट -7, तो ये केस -7 जो है ये एग्जीक्यूट होगा और NEG नेगेटिव जो भी आप आउटपुट देना चाहते हो वो आउटपुट में आ जाएगा। ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट k, एक इंटीजर डिक्लेयर किया है k है। इसके बाद हमने लिया फ्लोट j इज इक्वल्स टू 2.0, तो j के अंदर क्या है 2.00, जो जितने भी 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको पता ही होते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्विच k इज इक्वल्स टू j+1। तो यहाँ देखते से आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर क्योंकि हमने क्या लिया है, j लिया है, j क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि मैं इतनी देर से क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, k इज इक्वल्स टू j+1। तो k के अंदर j+1 दैट इज 2.0 + 1 कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा। जब उस 3.0 को किसी इंटीजर के अंदर असाइन करेंगे तो पॉइंट के बाद का जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो k के अंदर क्या असाइन होने वाला है, 3 असाइन होने वाला है। ओके, तो इसका रिजल्ट, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 3 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 3 जो कि क्या है, इंटीजर है, तो हमें कहां स्विच करना है, केस 3 पर स्विच करना है। तो जहां पर भी केस 3 मिलेगा अगर तो वहां पे स्विच कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा तो आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पर केस 3 मिला है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा और ब्रेक जो कि बाहर ले जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या हम, हाँ दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखनी ये है कि मान लिया कि यहाँ पे हमने दिया तो इंटीजर ही है लेकिन उसका रिजल्ट फ्लोट आता है। जैसे सपोज हमने क्या दिया है, कुछ भी दिया है, k इज इक्वल्स टू दिया है 27 और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, k/2 लिखा है। अब इसका रिजल्ट तो फ्लोट आ रहा है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27/2 कितना होता है, 13.5। तो 13.5 में से 0.5 को हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और यहाँ पर 13 को ही लिया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा, फिर जो भी 13 केस होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंट CH। आप यहाँ पे CH या CH भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है।
यहाँ पर हमारा एम क्या है कि हम कैरेक्टर स्कैन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, %c लिखा है, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आपको लगेगा यहाँ पे हमने इंटर क्यों लिखा है, तो ये मैंने जब आपको लिटरल्स बताए थे तो आपको बताया ही था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर आपने एक कैरेक्टर एंटर किया है तो भी उसकी आस्की वैल्यू को ही क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू शायद 97 होती है, कैपिटल ए की 65 होती है, तो उनकी आस्की वैल्यू को ही क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे आप इंट ch भी दे रहे हो और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ch%c, मतलब आप क्या करना चाहते हो, यूजर से कैरेक्टर पूछ रहे हो, उसको स्टोर करना चाह रहे हो ch के अंदर, उस कैरेक्टर को स्टोर करना चाह रहे हो। तो यूजर ने सपोज कैपिटल ए दिया है तो सीधे कैपिटल ए नहीं स्टोर होगा, उसकी जो आस्की वैल्यू है वो क्या होगी, ch के अंदर स्टोर होने वाली है। ओके, तो अब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या कैरेक्टर्स अलाउड हैं, तो हाँ अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि कैरेक्टर्स की आस्की वैल्यू स्टोर होती है जो कि एक नंबर, एक इंटीजर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैचिंग होगी। अब यहाँ पर आपने लिखा है केस ए केस बी, तो यहाँ पर भी इस ए की जगह उसकी जो आस्की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, इनकी आस्की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। तो स्मॉल ए क्या आई थिंक 97 होती है, तो यहाँ पे 97 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 98 एंड सो ऑन। तो ये क्या होंगे, कुल मिला के आस्की वैल्यू से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, जो कि परफेक्टली वैलिड है। ओके, तो अब अगर आपने क्या दिया है, स्मॉल ए दिया है, आपने कैरेक्टर एंटर किया है, स्मॉल ए एंटर किया है, तो अब स्मॉल ए यहाँ पर मैच हो रहा है, तो इसके रिलेटेड जो भी, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। मैं सिर्फ आपको सिंटेक्स बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉडी पार्ट नहीं लिखा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर दूसरा कोड है जहाँ पे आपने क्या लिखा है, ch = 2 दिया है। तो यहाँ पे यू मत समझना 2 एक नंबर है, यहाँ पे 2 क्या है, एक कैरेक्टर है। अब अगर आप पूरी आस्की टेबल देखते हो तो 0 1 2 इनकी भी कोई आस्की वैल्यू होती है, इन कैरेक्टर्स की भी क्या होती है, कोई आस्की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 2 की इसके अंदर क्या आ जाएगी, 2 की जो भी आस्की वैल्यू होती है वो ch के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, क्या स्टोर हुई है, 2 की आस्की वैल्यू स्टोर हुई है, ना कि 2 स्टोर हुआ है, जो कि 2 से अलग ही होती है, आप देख लेना टेबल में। इसके बाद आपने लिखा है स्विच ch, इसके बाद यहाँ पे आपने केस 1 केस 2 इस तरह से लिखा है। तो क्या ये केस 2 एग्जीक्यूट होगा, नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसकी बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होगी, बल्कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट अगर है तो वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कैरेक्टर 2 है, यहाँ पर आपने जो 1 और 2 लिखा है वो क्या है, इंटीजर्स 1 और 2 हैं, तो इस 2 की आस्की वैल्यू 2 से कुछ अलग होती है, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। यही अगर आपने इनको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा होता तो फिर केस 2 क्या होता, एग्जीक्यूट होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 और 2 क्या बन गए, अब कैरेक्टर्स बन गए। क्या बन गए हैं, कैरेक्टर्स बन गए। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमने क्या दिया है, इंट ch = अब यहाँ पे सिंगल कोट्स में a प्लस सिंगल कोट्स में हमने क्या दिया है, b दिया है। ओके, यहाँ पर अब ध्यान देखना क्या होगा, यहाँ पर पहले a की जो भी आस्की वैल्यू होती है वो आएगी, ठीक है, इसके बाद में b की जो भी आस्की वैल्यू होती है वो आएगी, ठीक है। तो सपोज 97 और फिर प्लस 98, तो इन दोनों का सम इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ch के अंदर क्या है, इन दोनों का सम है। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि शायद इनकी वैल्यू 97 या 98 होती है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो 97 प्लस 98 कितना हुआ, तो 97 प्लस 98 होने वाला है, 7 + 18 195 होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या स्विच करना है, केस 195 पर स्विच करना है। अब आपको लगेगा यहाँ पे ऐसा कोई तो केस है नहीं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या लिखा है, केस b + a, तो अगेन b दैट इज 98, यहाँ पे 97, इन दोनों का सम क्या आने वाला है, 195 आने वाला है। तो इस केस पर जंप किया जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या किए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे। लेकिन अगर यहीं आपने क्या दिया होता, ch दिया होता, तो उस केस में ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कैरेक्टर की जो साइज होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, वो क्या होती है, 1 बाइट होती है। ये जो चीज है वो 1 बाइट से बाहर जा रही है, ये जो रिजल्ट है वो 1 बाइट से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। आप रेंज में देख सकते हो, तो ये इससे क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये वाला केस में एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि अब ch के अंदर 195 ना स्टोर होके कुछ और स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें ओवरफ्लो हो रहा है, तो कुछ और स्टोर होगा और वो कुछ और इनमें से किसी से भी मैच नहीं करने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने क्या दिया है, स्विच 5 is greater than 4 दिया है। क्या दिया है, 5 is greater than 4। अब 5 greater than 4 क्या होता है, क्या, हाँ होता है। तो
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ट्रू का मतलब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1। तो इसका मतलब केस 1 को मैच किया जाएगा। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, केस 1 और 2। अब आपको मैंने और एंड ऑपरेटर्स अच्छी तरह से बताए थे, उसी के हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, मतलब 1 आएगा। यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये दोनों ही केसेस क्या है, 1 हो रहे हैं, इन दोनों ही केसेस क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ओके, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को हटा देते हो, अब यहाँ पे देखो ये है 1, यहाँ पे आपने लिखा है 0 एंड 1 लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये है हमारा केस 1, ये है हमारा केस 0। इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो केस 1 क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट्स में कुछ भी दे सकते हो, आप 8 mod 5 भी दे सकते हो। तो 8 mod 5 अगर आपने दिया तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, केस 3 इसको ट्रीट किया जाएगा। अब हम एक और देखते हैं जिसमें हम मल्टीपल केसेस को एक साथ कैसे कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमारे मल्टीपल चॉइसेस पर एक ही चीज को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सपोज हम क्या चाहते हैं, अगर केस 1 है या केस 2 है या केस 3 है, मतलब इन तीनों ही केसेस पे क्या आना चाहिए, एक ही जैसा आउटपुट आना चाहिए। तो हम बार बार, जैसे हम इन तीनों पे हम हेलो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम केस 1 में भी हेलो लिखें, केस 2 में भी हेलो लिखें, केस 3 में भी हेलो लिखें। उससे बेटर क्या है, इन तीनों को कंबाइन कर दें। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, केस 1 कॉलन, केस 2 कॉलन, इनकी कोई बॉडी नहीं देनी है, केस 3 कॉलन, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, प्रिंट एफ, जो भी इनका कॉमन स्टेटमेंट हम हाय हेलो जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह से केस 4, 5, 6 पर आप पर्टिकुलर वैल्यू चाहते हो तो आप केस 4, केस 5, केस 6 इनको साथ में लिख के वो जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो आप प्रिंट करवा सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमें पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनको, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इनको किस में ट्रीट किया जाता है, विंटर सीजन में ट्रीट किया जाता है। अब दिसंबर का नंबर क्या होता है, मतलब मंथ नंबर 12 होता है। इसके बाद जनवरी का होता है 1, फरवरी का 2 होता है, मार्च का होता है 3 होता है। ठीक है, अब कहीं पे कोई सा सीजन हो, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। इसके बाद में 4, 5, 6 को किस में ट्रीट किया जाता है, तो इनको ट्रीट किया जाता है समर सीजन में। तो 4, 5, 6 अगर मंथ नेम्स ये हैं, मंथ नंबर्स ये हैं, तो समर प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11 इनको किस में ट्रीट किया जाता है, रेनी सीजन में ट्रीट किया जाता है। आप 11 को यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन 4 मंथ्स को रेनी सीजन में अगर हमें ट्रीट करना है, इनमें हम चाहते हैं कि आउटपुट में रेनी आना चाहिए, तो यहाँ पर इनके लिए क्या आउटपुट आना चाहिए, विंटर आना चाहिए। इन मंथ्स के लिए आउटपुट आना चाहिए समर, और इन मंथ्स के लिए आउटपुट आना चाहिए रेनी सीजन आउटपुट आना चाहिए। ओके, और इनके अलावा कोई और वैल्यू दी जाए तो फिर इनवैलिड मंथ आउटपुट आना चाहिए। तो उसका हम प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखना है जिसमें हमें यूजर से क्या पूछना है, मंथ पूछना है। तो %d यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, %m लिख देना है। इसके बाद आता है हमारा केस, और फिर हमारी चॉइस किसके अंदर है, m के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिखा m, सॉरी केस नहीं, यहाँ पे स्विच आएगा, तो स्विच, और यहाँ पे क्या आने वाला है, m आने वाला है। इसके बाद ये बॉडी स्टार्ट होगी, सेमीकोलन मत लगाना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम चाहते हैं 11, 12, 1, 2, 3, तो केस 11, तो पहले हमने लिखा केस 11, केस 1, तो केस 1 कॉमा मत लगाना, ऐसे नहीं केस 11, 1, 2, 3 ऐसे दे दो, ऐसा नहीं। फिर केस 2, तो केस 2, फिर केस 3, तो यहाँ पे लिखे हमने केस 3। इन सभी पे क्या आना चाहिए हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं 12 लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए केस 12, या नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 12, तो इन सभी पे आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए विंटर, तो हमने यहाँ पे लिखा विंटर। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है। क्यों लिखना है मैं अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आया ब्रेक स्टेटमेंट। फिर हम चाहते हैं 4, 5, 6 पे क्या आना चाहिए, समर, तो यहाँ पे हमने लिखना है केस 4, फिर केस 5, फिर केस 6, इन सभी पे क्या आउटपुट आना चाहिए, समर आना चाहिए। तो प्रिंट एफ, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समर लिख देंगे। इसी तरह से हम क्या चाहते हैं, केस 7, 8, 9, 10, तो आप ऐसे ही लिखोगे 7, 8, 9, 10, और फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रिंट एफ, रेनी आना चाहिए। और डिफॉल्ट में लास्ट में आप क्या लिख दोगे, अगर इनमें से कोई सा भी मंथ यूजर ने एंटर नहीं किया है तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, इनवैलिड आ जाना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कि हम मल्टीपल केसेस को एक साथ किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं।